जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एके सर एजुकेशन में। बच्चों, आपने जरूर आसमान में कड़कती हुई बिजली को देखा होगा, जो कि पेड़ों के ऊपर गिरने के बाद अपने द्वारा जो जनरेट हुई स्पार्क के द्वारा वो पेड़ों को जला देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या भाई साहब के पैरों के नीचे तो यहाँ पर स्पार्क जनरेट हुई, जो कि पूरे गाड़ी में आग लगा दी। तो ये जो आसमान में कड़कने वाली बिजली और यहाँ पर भाई साहब के पैरों के नीचे बनने वाला स्पार्क, एक्चुअली दोनों सेम ही है। तो ये घटना को बताने वाला जो साइंटिस्ट थे, तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि सबसे पहले ये बताया था कि जो आसमान में कड़कने वाली बिजली और हमारे इन भाई साहब के पैरों के नीचे बनने वाली स्पार्क और आपके द्वारा बचपन में की गई जो कॉम्ब और पेपर वाली एक्सपेरिमेंट, तो ये तीनों ही यहाँ पर सेम फिनोमेना है। और ये जो नेचुरल फिनोमेना है, इसको हम लोग पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो आज चलिए थोड़ी सी हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं, तो वो है हमारा सम नेचुरल फिनोमेना। तो चलिए बच्चों, टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल फिनोमेना होता क्या है। तो बच्चों नेचुरल फिनोमेना वो फिनोमेना होती है जो नेचर में अपने आप घटते रहते हैं, यानी ह्यूमन उस तरह की कोई भी फिनोमेना में इंटरफेयर नहीं करता। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि सनराइज होती है या वेदर में कोई परिवर्तन और टाइडल फ्लो, तो ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमेना होती हैं वो घटते रहती हैं। तो इसके साथ साथ कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि डिजास्टर साबित होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा लाइटनिंग और दूसरा हो गया वोल्केनिक एरप्शन और उसके बाद आ गया अर्थक्वेक। तो ये जो तीनों फिनोमेना होती है, तो ये ज़्यादातर डिजास्टर हमारे लिए साबित होते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के साथ साथ बहुत सारे जो ह्यूमन प्रॉपर्टी है तो उसको भी हानि करने का काम करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग दो फिनोमेना को डीपली स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला वाला जो फिनोमेना है, तो वो है हमारा लाइटनिंग और दूसरा वाला जो फिनोमेना है वो है अर्थक्वेक। तो ये जो लाइटनिंग होती है, तो इससे तो आप लोग अच्छी बातें पहचानते होंगे कि ये जो लाइटनिंग होती है, दरअसल जब दो बादल के बीच में चार्ज का डिस्चार्ज हो या बादल और धरती के जो ग्राउंड है तो उसके बीच में अगर चार्ज डिस्चार्ज होती है, तो तब ये उस तरह की ये जो लाइट का फॉर्म होती है वो इस तरह की फॉर्म में वो नीचे आने लगते हैं और इसके साथ साथ साउंड प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये जो लाइट हमें दिखाई पड़ती है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। और जो साउंड यहाँ पर हमें सुनाई देती है वो तो तेज आवाज़ होती है, तो उससे बोलते हैं थंडर, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। और इसके अलावा ये जो अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक इसीलिए होता है कि जब धरती का जो निचला हिस्सा होती है, तो जब वहाँ से क्या होती है कोई कंपन प्रोड्यूस होती है, यानी ट्रिम्बलिंग करने लगती है अर्थ, तो तभी क्या होती है कि उसके ऊपर वाला हिस्सा यानी जमीन का ऊपर का हिस्सा भी उसके साथ साथ थरने लगती है। तो इसकी वजह से जब वो कंपन होती है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। और ये दोनों ही लाइटनिंग और अर्थक्वेक के वजह से बहुत सारे जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जो लाइटनिंग है तो इसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा कि जो इंसान के पैरों के द्वारा जो बनी हुई जो स्पार्क की वजह से उस गाड़ी में आग लग गई। और आप लोग जब बचपन में अपने सिर में जब वो कॉम्ब को रगड़ने के बाद कोई भी पेपर के पास लेते थे, तो वो पेपर उस कॉम्ब के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता था। तो इसी फिनोमेना के साथ रिलेटेड है हमारी ये लाइटनिंग फिनोमेना। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब भी हम लोग कॉम्ब को कोई भी कपड़े के द्वारा हम लोग इसे रगड़ते हैं या इसी कॉम्ब को अगर हम लोग अपने ड्राई हेयर यानी सूखी बालों में इसे रगड़ते हैं, तो वो चार्ज हो जाती है। और जब भी कोई उसे हम लोग छोटे से पेपर के पास लाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगती है। तो यहाँ पर जो ये कॉम्ब चार्ज हो गया, तो वो बेसिकली यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रबिंग यानी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया, तो इसीलिए इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग यानी फ्रिक्शन। तो अगर आप लोग किसी भी प्लास्टिक को जब क्या करेंगे, कोई भी ड्राई चीज़ के द्वारा अगर आप लोग रगड़ेंगे, जैसे कि चाहे वो सिल्क क्लॉथ हो या आपके हेयर हो, तो वो चार्ज हो जाएगा। और ये जो चार्ज बनते हैं इस प्लास्टिक के कॉम्ब के ऊपर, तो वो बेसिकली होते हैं स्टैटिक चार्ज। जी हाँ बच्चों, यानी स्टैटिक चार्ज यानी वो चार्ज वहाँ पर स्थिर अवस्था में रहते हैं, दे डू नॉट मूव। और जब भी यही चार्ज जब वो मूव करने लगते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, वही करंट जो आपके घर में सप्लाई होकर आती है। और ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। तो जब भी कोई भी कंडक्टर में ये संस्पर्श में जब ये कॉम्ब आएगा, तो तभी इसमें के ऊपर बनने वाली जो चार्ज है तो वो उसके ऊपर बहने लगेंगे। और जैसे कि आपने यहाँ पर जाना कि जब भी चार्ज बहने लगते हैं यानी मूव करने लगते हैं, तो तभी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट।
जी हाँ, आप लोग ये पर भी ये वीडियो देखें, जब एक बच्चे को यहाँ पर उसके जो कॉम्बल है, तो उसके द्वारा जब उसे रगड़ गया, तो यहाँ पर उसके बॉडी चार्ज हो गया और उसी चार्ज की मदद से वो बच्चे यहाँ पर मैजिक दिखाने लगा। यानी अपने बॉडी से स्टैटिक चार्ज उस गैस स्टोव में ट्रांसफ़र करके उस गैस स्टोव में जो स्पार्क जनरेट हुई, तो वहाँ पर आग लगा ली। जी हाँ, तो यहाँ पर इससे पता चलता है जब कोई भी स्टैटिक चार्ज मूव करने लगती है, तो वहाँ पर बनते हैं करंट और इसी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है स्पार्क, जो कि बेसिकली होता है हमारा बिजली में। और वहाँ पर हुआ हमारी उस गाड़ी में भाई साहब के साथ और यहाँ पर हुआ हमारे इस कॉम्ब के साथ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस चार्ज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो ये जो चार्ज होती है, जब भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आती है, तो देखो वो भी अट्रैक्ट करने लगती है। तो अगर हम लोग एक बलून को कोई भी सिल्क के कपड़े के द्वारा रगड़ लेंगे और उसको अपनी हेयर के पास लाएंगे, तो वो भी उसे अट्रैक्ट करने लगेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग चार्ज को बारे में सभी से स्टडी करेंगे, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये जो चार्ज होते हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा होती है, तो वो होती है हमारा नेगेटिव चार्ज। और जब दो चार्ज बॉडी तो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो या तो वो आपस को अट्रैक्ट करते हैं या वो रिपेल करता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो दोनों चार्ज है, तो वो कौन सी टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दो सेम चार्ज को पास में लाएंगे, तो वो क्या करेंगे, आपस को रिपेल करेंगे। यानी जो लाइक चार्ज यानी सिमिलर चार्ज है, वो आपस को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग दो ऑपोजिट चार्ज को यानी अनलाइक चार्ज को पास में लाएंगे, तो वो दोनों आपस को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो अनलाइक चार्ज और जो डिसिमिलर चार्ज होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये होती है हमारी जो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, तो वो आपस को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होती है। तो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर दो बलून्स को लेंगे और उनको क्या करेंगे कि दोनों को टच ना करके रखेंगे, और उसके बाद दोनों को ही आप लोग क्या करेंगे कि सेम एक उलन क्लथेस के द्वारा आप लोग क्या करेंगे कि रब करेंगे, क्योंकि आपने दोनों को ही सेम क्लथेस के द्वारा यहाँ पर रब किया है यानी फ्रिक्शन किया है। तो यहाँ पर दोनों में सेम स्टैटिक चार्ज बनेगा यानी स्थिर चार्ज बनेगा, और जिसकी वजह से जो जो सेम चार्ज है, तो वो आपस को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। तो ये जो दोनों बैलून है, तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और वही सेम टाइम पर अगर आप लोग क्या करेंगे, अपने जो पेन के अंदर से अगर जो प्लास्टिक रिफिल को लेंगे और उसको पॉलीथीन के द्वारा रब करेंगे, और उसके बाद उसको एक एक ग्लास जो टम्बलर होती है उसके अंदर रखेंगे, और उसके बाद आप लोग और एक प्लास्टिक को लेंगे और उसको पॉलीथीन के द्वारा उसे क्या करेंगे कि आप लोग रब करेंगे और दोनों को ही अब पास लाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही बलून सेम चार्ज के हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, और दोनों ही रिपेल यहाँ पर दोनों ही सेम चार्ज के हैं, तो वो यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे केस लेंगे जहाँ पर ऑपोजिट चार्ज को पास लाएंगे, तो वहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वही रिफिल को पॉलीथीन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे और उसको इस ग्लास में डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग एक बलून को लेंगे और उसके लेकर एक उलन क्लथेस के द्वारा क्या करेंगे, हम लोग उसे रब करेंगे। तो उसके बाद अगर हम लोग एक दूसरे को पास लाएंगे, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप चाहो तो बच्चों अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे जो चीज़ें होती है, जैसे कि एक प्लास्टिक टम्बलर। तो ये जो प्लास्टिक टम्बलर होती है या कोई भी ग्लास रॉड हम लोग ले लेंगे, तो उनको जब डिफरेंट चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे कि रब करने लगेंगे, तो वो अलग अलग चार्ज है उसे कैरी करेंगे। तो जैसे कि आप लोग बच्चे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक ग्लास रॉड है, तो अगर ग्लास रॉड का हम लोग क्या करेंगे कि सील के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसे रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सेम टाइम पर अगर हम लोग उस एक प्लास्टिक रॉड को ले लेंगे और उसे फूर के साथ क्या करेंगे कि हम लोग उसे रब करेंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज
हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल होते हैं जिसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ रब करने के बाद यानी रगड़ने के बाद उनमें अलग अलग स्टैटिक चार्जेस बन जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एक फ्रिक्शनल ऑर्डर दिया गया है। तो ये जो ऊपर वाला जितने सारे मटेरियल होते हैं तो वो जब नीचे वाले मटेरियल के साथ रब होते हैं तो वो जो ऊपर वाला जो जितने सारे जो मटेरियल होते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये जो निचला वाला जितने सारे जो मटेरियल होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक ग्लास रॉड को इस ऊपर वाले हिस्से से लेंगे और उसके नीचे की एक जो सिल्क है तो उससे लेकर उसके साथ रगड़ेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एक ग्लास ऊपर वाली सीरीज में है तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज और ये जो सिल्की है तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। लेकिन उसी सेम केस में अगर इस सील को लेकर हम लोग नीचे ये जो इबोनाइट है तो उसके साथ रब करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर इबोनाइट ही नीचे है फ्रिक्शनल ऑर्डर में तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो ये थी बच्चों आपका ये जो फ्रिक्शनल ऑर्डर। तो इसे आप लोग थोड़ी सी एक बार जरूर देख लेना जिससे कि आप लोगों को कोई चार्ज किसके साथ जब रब करेगा यानी रगड़ेगा तो कौन सी चार्ज वो कैरी करेगा आप लोगों को आसानी से याद रह जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी बॉडी जैसे कि हम लोग इन्हें रब करने के बाद ये इनमें जो स्टैटिक चार्ज बने तो इसमें स्टैटिक चार्ज है या नहीं तो उसको हम लोग कैसे पता करें। तो बच्चों कोई भी वस्तु जिसमें स्टैटिक चार्ज है या नहीं तो उसको जानने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होती है जो कि कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं तो वो उसे बता देती है। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो आप लोगों को सिंपल करना क्या होगा, एक ग्लास का जार ले लेना होगा और उस ग्लास जार के ऊपर यहाँ पर एक पेपर का शीट रख लेना होगा। पेपर या कोई भी वुड का आप लोग कवर भी रख सकते हो। और इसके बाद एक वायर लेकर यानी कोई भी एक मेटालिक वायर लेकर उसके एक दोनों सिरे से आप लोग क्या करना कि प्लास्टिक का आवरण हटा लेना। तो एक जो ऊपर की ओर रहेगा तो वहाँ पर हटा लेना प्लास्टिक का आवरण और जो नीचे की ओर रहेगा तो वहाँ पर भी हटा लेना। और ये जो नीचे की ओर जो ग्लास के अंदर ये जो दोनों रहेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो एल्युमिनियम फॉयल यानी एल्युमिनियम मेटल का जो पतला सा फॉयल है तो वो इस नीचे की ओर आप लोगों को रख देना है और ऊपर वाला ये जो एंड का जो तार है तो उसे खुला रख देना है। सपोज आप लोगों को कोई चार्जिंग बड़ी मिल गया तो उस चार्ज बड़ी को जब आप लोग लाकर यहाँ पर ऊपर वाली एंड में टच करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो एल्युमिनियम स्ट्रिप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने जिस बॉडी को यहाँ पर टच किया था इस मेटालिक वायर में तो वहाँ पर उस बॉडी में क्या है चार्ज है जो कि इस मेटालिक वायर के माध्यम से यहाँ पर नीचे एल्युमिनियम फॉयल के तौर आ रहा है। और ये जो एल्युमिनियम फॉयल दोनों है तो वो क्योंकि सेम चार्ज के हो गए हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसा केस आता है कि जहाँ पर आप लोगों ने जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मेटालिक वायर में टच किया है तो यहाँ पर कोई भी रिपेल यानी कोई भी रिपल्सन आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज नहीं है। तो ये थी बच्चों एक सिंपल डिवाइस जिसके मदद से आप लोग कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं आप लोग आसानी से देख पाओगे। तो बच्चों जैसे कि हमने जाना कि कोई भी चार्ज बॉडी जब इलेक्ट्रोस्कोप के इस मेटालिक वायर को टच करेगा तो इसमें से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो कि इन एल्युमिनियम फॉयल को सेम चार्ज करके एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज बॉडी है उसमें से चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर ट्रांसफर हो गया है। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि ये एल्युमिनियम फॉयल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इस इलेक्ट्रोस्कोप के मेटालिक वायर को टच करेंगे तो ये जो अंदर के एल्युमिनियम फॉयल है वो एक दूसरे के साथ फिर से चिपक जाएंगे यानी इसके अंदर जितने सारे चार्ज थी तो वो हमारे बॉडी देकर अंदर यानी हमारे बॉडी देकर वो धरती के अंदर चला गया। और इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। यानी कोई भी चार्ज बॉडी से जब वो चार्ज को ट्रांसफर करके धरती की अंदर ले लिया जाता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। और यही वजह है कि जो बिल्डिंग होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल लीकेज और जो इलेक्ट्रिकल शॉक है उससे बिल्डिंग को बचाया जा सके। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और लाइटनिंग फेनोमेना को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइटनिंग जो होती है वो बनती कैसे है।
ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जो एयर करंट होती है वो अपवर्ड मूव करती है और जो वाटर ड्रॉपलेट होती है तो वो मूव करती है डाउनवर्ड। और इस मूवमेंट के वजह से जो क्लाउड होती है तो वहाँ पर चार्ज जो होती है वो अलग होने लगते हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड के अपर प्लेट में कलेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो क्लाउड के निचले हिस्से की ओर कलेक्ट हो जाते हैं। और इसी वक्त पर जो धरती होती है उसके ग्राउंड पर भी चार्ज पैदा होती है। और जब बहुत सारे चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होती है कि जो चार्ज होती है वो क्लाउड से धरती की ओर ट्रांसफ़र होने लगती है। और जब वो धरती की ओर ट्रांसफ़र होती है तो उसी वक्त प्रोड्यूस होती है ये हमारा लाइट एंड साउंड। और वही लाइट जो प्रोड्यूस होती है तो उसको ही आप लोग बोलते हैं लाइटनिंग, और जो साउंड आप लोग सुनते हैं उसे आप लोग बोलते हैं थंडर। और सबसे पहले इस फेनोमेना को जो डिस्कवर किया था यानी हम लोगों को समझाया था तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका नाम हम लोग टॉपिक में शुरुआत में जाना। तो ये थी बच्चों लाइटनिंग, जो कि फॉर्म होती है हमारे दो बादल के बीच में भी ये फॉर्म होती है, एक बादल के बीच में भी फॉर्म हो सकती है, या धरती और बादल के बीच में जो चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद ये प्रोड्यूस होती है। तो ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो लाइटनिंग है वो इंट्रा क्लाउड यानी एक ही क्लाउड के अंदर हो सकती है, या दो क्लाउड के बीच में हो सकती है, या क्लाउड या ग्राउंड के बीच में हो सकती है। तो ज़्यादातर जो लाइटनिंग हम लोग बारिश के मौसम में देखते हैं तो वो ज़्यादातर होती है हमारा जो क्लाउड होती है और हमारे धरती के ग्राउंड होती है। तो उनके दोनों के बीच में ये जो लाइटनिंग होती है हम लोगों को देखने को मिलती है, जो कि कभी कभार आकर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनके ऊपर गिरने लगती है और उनको जला देती है। और ये जो लाइटनिंग होती है कभी कभार क्या करती है हमारे घर के ऊपर भी गिर जाती है। तो घर को हम लोगों को इस लाइटनिंग से बचाने के लिए घर के सबसे जो ऊपरी हिस्सा होती है यानी जो टॉप पार्ट होती है तो वहाँ पर कुछ तरह की इस तरह की एक मेटालिक रॉड लगा दी जाती है, और उसको कनेक्ट करके वायर के साथ, मेटालिक वायर के साथ ग्राउंड की ओर ओके उसको क्या करते हैं कि एक रॉड भी डाल दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जब भी कोई भी बड़े से बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो सबसे पहले इस मेटालिक रॉड यानी लाइटनिंग रॉड के कांटेक्ट में आने के बाद इसके अंदर जितने सारे इलेक्ट्रिक जो चार्ज होती है यानी जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है तो वो इस मेटालिक वायर के जरिए ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे धरती के अंदर। तो जिससे क्या होती है कि हमारी ये जो बिल्डिंग है तो ये सेफ रह जाती है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं जो लाइटनिंग कंडक्टर। तो बच्चों इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार जरूर पढ़ लेना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये जो लाइटनिंग के वक्त यानी जो थंडरस्टॉर्म के वक्त क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर का हम लोगों को लेना होगा तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। अगर आप लोग आउटडोर में यानी घर से बाहर हैं तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोगों को लेना होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप लोग किसी ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक या ट्रक्स या ओपन कार के अंदर है तो वो आप लोगों को वहाँ पर सेफ नहीं है। तो आप लोग ट्राई करें कि अगर गाड़ी के अंदर है तो आप लोग उस गाड़ी के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। और अगर आप लोग ओपन फील्ड में है या पार्क में है या किसी जो टॉल ट्री के पास है तो आप भी वहाँ पर भी सेफ नहीं है। तो आप लोग ट्राई करिए कि जितने सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहाँ से दूर रहने के लिए कोशिश करेंगे। और कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ, तो आप लोगों को अगर कोई भी अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सेफ नहीं है। कि अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है मैं बच जाऊंगा, नहीं, आप लोगों के लिए ये भी खतरा है। अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में है यानी किसी जंगल में है तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो ट्राई कीजिए हमेशा कि जो छोटे पेड़ होते हैं तो उनके नीचे शरण लेने की, क्योंकि जो छोटे पेड़ होते हैं उनके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप लोग किसी ओपन फील्ड में है जस्ट लाइक कि अवे फ्रॉम स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, तो आप लोगों को सबसे पहले तो पेड़ों के नीचे से दूर रहना होगा, या कोई भी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिंग पोल है या कोई भी जो मेटालिक पोल है तो वहाँ से भी आप लोगों को दूर रहना होगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी खाली जगह है तो आप लोग उस जगह को जाने की कोशिश करिए, और आप लोग क्या करें कि स्क्वाड ऑन द ग्राउंड विथ योर हैंड्स ऑन योर नी। तो आप लोग क्या करें कि अपने जो नी के पास अपने सिर को रखकर वो आप लोग अपने जो हाथ है तो उसे दोनों को जोड़कर आप लोग ग्राउंड के नीचे भी बैठ सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा सेफ पोजीशन है आप लोगों को इस लाइटनिंग से बचाने के लिए यानी थंडरस्टॉर्म से।
और अगर आप लोग घर के अंदर है तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिक की जो जितने सारे सामंजस्य है यानी जितने सारे सामान है तो उसको आप लोग सब स्विच ऑफ कर लें। यानी टीवी वगैरह है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो उनको अनप्लग कर दीजिए, और कोई भी मोबाइल चार्ज है तो वायर फोन है तो उनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग कहीं पर नहा रहे हैं कि घर के अंदर या जो रनिंग वाटर आ रहा है तो उसको आप लोग बंद कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक में जो दूसरा नेचुरल फिनोमेना दिया है तो उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो जो दूसरा नेचुरल फिनोमेना है वो हमारा अर्थक्वेक। जैसे कि हमने पहले जाना कि अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। यानी धरती के नीचे अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम यानी जो डिस्टर्बेंस हो रहा है यानी हलचल हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो अर्थक्वेक होती है तो वो प्रोड्यूस होती है। तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होती है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, डैम्स होते हैं तो ये सारे डैमेज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ भी आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं जगह पर भी फ्लड आ जाते हैं और सुनामी भी आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके वजह से क्या होती है, बहुत सारे जो ह्यूमन लाइफ होती है और जो प्रॉपर्टी होती है तो वो सब नष्ट हो जाती है। तो ये जो अर्थक्वेक होती है तो इसके पीछे जो मेजर रीजन होती है तो वो बेसिकली होती है कि हमारे जो अर्थ के निचले वाले हिस्से में हलचल, यानी जो हमारा जो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, जो कि सबसे पतली लेयर होती है। और ये जो क्रस्ट है तो ये बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इन टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो बच्चों, अभी आप लोग जो ये इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी भी आप लोग मूव कर रहे हो, यानी धरती के जिस प्लेट के ऊपर आप हो तो आप भी अभी भी मूव कर रहे हो। तो और आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम लोगों को कि धरती अगर इस तरह मूव कर रहा है तो हम लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को ये प्लेट की मूवमेंट इसीलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो सालों में कुछ ही सेंटीमीटर सिर्फ मूव करते रहते हैं। और ये जो प्लेट जो मूव करते रहते हैं तो जब इनके बीच में कोलिजन हो जाती है या किसके वजह से क्या होती है कि एक दूसरे से वो टकराते हैं तो इसके वजह से जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। और ये जो दोनों प्लेट जिस हिस्से में मिले हुए होते हैं या उनके जो एंड पॉइंट होती है तो उस जगह को बोलते हैं हम लोग वीक जोन, जहाँ पर अर्थक्वेक होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेस्मिक जोन्स यानी फॉल्ट जोन्स, यानी जहाँ पर दोनों प्लेट का मिलन स्थल है तो उसी इलाके को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट जोन, जहाँ पर अर्थक्वेक होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, और इसको भी आप लोग बोलते हो सेस्मिक जोन। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये जो सेस्मिक जोन होते हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो ये जो सेस्मिक जोन है जो कि बेसिकली इंडिया में हमारा इस हिमालयन के पास यानी कश्मीरी और हिमालयस में देखने को मिल जाएंगे, और जो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन होती है वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ये जो सेस्मिक जोन, यानी जहाँ पर जो भूकंप है यानी अर्थक्वेक होने का खतरा ज़्यादा है। और इसके अलावा आप लोग को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और कच्छ, राजस्थान, अंडमान निकोबार आइलैंड और ये जो साउथ इंडिया के कुछ पार्ट होते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी इसके अंदर आते हैं। और ये जो अर्थक्वेक होती है तो उसको एक स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है जिसका नाम है रिएक्टर स्केल। तो ये जो रिएक्टर स्केल है बेसिकली एक साइंटिस्ट रिएक्टर के नाम के हिसाब से इस स्केल को नामकरण दिया गया है। और ये जो अर्थक्वेक है इस स्केल के जब 7.5 से आगे चला जाता है तो वो अर्थक्वेक बहुत ही डेंजरस होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टर स्केल की मात्रा के हिसाब से यहाँ पर जो भूकंप है उनको आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 2 के आसपास यानी 2 के करीब होती है, 2 से 5 के बीच में होती है तो उसे बोलते हैं माइल्ड, और जो 5 से लेकर यानी 6 से लेकर जो 8 के बीच में होती है तो उसको उसी तरह के भूमिकंप को हम लोग बोलते हैं यानी अर्थक्वेक बोलते हैं मॉडरेट, और जो 8 से लेकर 10 के बीच में रहती है तो उसे बोलते हैं सीवियर अर्थक्वेक। तो तीनों तरह से हम लोग इन अर्थक्वेक को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वाला है हमारा माइल्ड, और जो दूसरा है वो है हमारा मॉडरेट, और जो तीसरा है वो है हमारा सीवियर अर्थक्वेक। और ये जो अर्थक्वेक होती है तो जब ये अर्थ की सरफेस पर चलता रहता है तो वो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक वेव फॉर्मेशन करती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेस्मिक वेव। और इस सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेस्मोग्राफ। तो इसे ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अर्थक्वेक की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वेव तो उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव, और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस सेस्मिक वेव को मेजर किया जाता है तो वो होती है हमारा सेस्मिक यानी सेस्मोग्राफ।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो धरती के अलग अलग प्लेट जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये उनके इलाके हैं। और ये जो सेस्मिक जोन होती हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जिसके कि अंदर यहाँ पर जो हमारा धरती यानी जो भारत माता है, तो भारत के भी कुछ हिस्से आते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर एक और भी मैप दे दिया है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो भूकंप की जो इलाका है, खतरा कहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे भारत में भी ज़्यादातर खतरा हिमालय के रीजन में पाए जाता है। और इसके अलावा जो भारत के डिफरेंट सेस्मिक जोन है, तो इसका भी यहाँ पर एक झलक मैंने डायग्राम में दे दिया है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 डायग्राम में यहाँ पर दिया है। और इसके अलावा अर्थक्वेक के वक्त कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोगों को लेना होगा, जिससे कि हम लोग क्या करें कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को थोड़ी सी सेव कर सकें। तो अर्थक्वेक एक ऐसा फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना है, जो कि हम लोग उसे आने से पहले यानी घटने से पहले प्रेडिक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। तो इससे हम लोग सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले ही हम लोग को ये पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, कि ये इतना कम समय होता है, जिससे कि हम लोगों को कोई भी प्रिवेंटिव मेजर लेने को मौका नहीं मिलता। तो फिर भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि हम लोग अर्थक्वेक के वक्त ले सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक, ताल बिल्डिंग इन सेस्मिक जोन शुड बी डिजाइंड सच ए वे दैट कैन बी विथस्टैंड ए ट्रिमर्स ड्यू टू अर्थक्वेक। तो जो सेस्मिक जोन में यानी जो अर्थक्वेक की प्रोन जोन में जितने सारे बिल्डिंग होते हैं, तो उनको कुछ खास तरह की टेक्निक से बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग इस तरह की भूकंप को झेल पाएँ। और मटेरियल लाइक मॉड, वुड और जो लाइट रूफ शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ हेवी मटेरियल। तो जो घर के जो छत है, तो उसके लिए हम लोग को लाइट रूफ का इस्तेमाल करना होगा, यानी जो हल्के होते हैं छत, तो उनका इस्तेमाल करना होगा। हेवी ऑब्जेक्ट लाइक कपबोर्ड और वाटर हीटर, इन सबको क्या करना होगा कि कभी भी वॉल के ऊपर मत रखना, क्योंकि भूकंप के ऊपर ये आपके ऊपर गिरने का चांसेस रहती है। और इसके अलावा ऑल जो बिल्डिंग्स होते हैं, तो उनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उनके अंदर सजा कर रखना होगा, ताकि भूकंप के बाद जब आग अगर लग जाए, तो वहाँ पर आग बुझाई जा सके। और जब वो कोई भी अर्थक्वेक की हो रहा है, तो उस समय आपको क्या करना होगा। तो अगर आप लोग अपने घर के अंदर है, तो ट्राई करें कि शेल्टर लेने के एक टेबल या जो कॉट होते हैं, तो उसके नीचे आप लोगों को शेल्टर लेने के लिए कोशिश करना। और अगर आप लोग बेड के ऊपर है और आप लोग उठ नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त को ट्राई कीजिए कि जो पिलो अपने जो सर के नीचे दिया है, तो उसके अपने सर के ऊपर लाने के लिए, तो जिससे कि आपका हेड प्रोटेक्ट हो सके। और स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट व्हिच मे फॉल ऑन यू। तो जितने सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है आपके घर के अंदर, तो उससे दूर रहिए, ताकि वो आपके ऊपर गिर ना जाए। और अगर आप लोग घर से बाहर है, तो आप लोग यहाँ पर किसी ओपन एरिया को जा सकते हैं एक बिल्डिंग से। और अगर किसी के पास पावर लाइन या कोई ट्री है, तो वहाँ से भी आप लोग दूर रहकर खाली जगह को जाने के लिए कोशिश करना। इफ़ यू आर इन ए कार और बस, तो आस्क द ड्राइवर टू स्लो डाउन। अगर आप लोग किसी कार या बस में है, तो उसको बोलेंगे कि कार को स्लो कर लेना है, और आप लोगों को उस कार के अंदर ही रहना है। और कोई भी आप लोग कार को जाने की ज़रूरत नहीं है, और भूकंप होने के बाद आप लोग कार से निकले। तो ये थी जो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, तो जिसको कि बच्चों आप लोगों को अर्थक्वेक के वक्त दोहराना होगा। और ये जो ऊपर वाले जितने प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये अर्थक्वेक प्रोन इलाके में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपके इस चैप्टर में 2 नेचुरल फेनोमेना, एक थी लाइटनिंग और दूसरी थी अर्थक्वेक। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों के बारे में जितने सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं, और जिसको कि हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, और वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। जय जगन्नाथ।